इमरान के बाकी साथी तो बड़े इत्मीनान से अपने अपने सामान से पुष्ट लगाए बैठे हुए थे, जबकि इमरान के चेहरे पर बेचैनी के आसार नुमायां थे। उसके हल्क से ये सारी तफसील उतरती रही थी कि एक शख्स यूं इत्मीनान से केजीबी का एक हेलीकॉप्टर अगवा करके ले आए, धड़ल्ले से उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा कर ले उड़े और फिर यहाँ एक कमरे में बंद कर दे और केजीबी को इस सारी कार्रवाई का इल्म ही न हो। हालांकि बकौल उसी पायलट के केजीबी सीक्रेट सर्विस के फॉरेन शोबे के 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इन पहाड़ियों पर छापा भी मार चुकी है और जाहिर है उसने वो खाली जीप भी बरामद कर दी होगी जिससे वो पहाड़ियों में दाखिल हुए हैं, उसके बावजूद केजीबी खामोश रही हो। ये सारी बातें खिलाफ मामूल दिखाई दे रही थी और इमरान सोच रहा था कि ये पायलट या तो ज़हनी तौर पर बिल्कुल पागल है जो इन हालात में इतना बड़ा और अंधा अक़दाम कर गुजरा है, या फिर ये केजीबी का आदमी है और उन्हें इस कमरे में बंद करके केजीबी के लिए डरने वाला बनाना चाहता है। सफदर, अचानक इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, क्या बात है इमरान साहब, आप कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं। सफदर ने मुतमईन से लहजे में जवाब देते हुए कहा, वो शायद काफी देर से इमरान की हालत का अंदाजा लगा रहा था। सफदर, मुझे माश की दाल कुछ चिकनी कलर सी नजर आ रही है, हमें जुएदान में फंसा दिया गया है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में मुहावरे का सत्यानाश करते हुए कहा, मैं आपकी ज़हनी कैफियत समझता हूँ, मेरा भी यही ख्याल है, हमें फौरन यहाँ से निकलकर किसी खुली जगह डेरा लगाना चाहिए। सफदर ने जवाब दिया, तो क्या आपको इस पायलट की शख्सियत पर शक है? कैप्टन शकील ने चौंकते हुए कहा। शकील साहब, दुश्मन की सरजमीन पर मुझे अपनी शख्सियत भी मशकूक लगती है, ये तो फिर हमारे लिए नया आदमी है। इमरान ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि बाहर हमारे लिए यहाँ से ज़्यादा खतरा हो सकता है। अगर तुम्हारा शक बजा होता तो अब तक कोई न कोई धमाका हो चुका होता। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हो सकता है तुम्हारी बात दुरुस्त हो, बहरहाल हमें यूं हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठना चाहिए। हमें यहाँ आए हुए 9 घंटे से ज़ायद गुजर चुका है और अब तक ना ही वो शख्स वापस लौटा है और ना ही उसने किसी और अंदाज में राब्ता कायम किया है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर इससे पहले कि इमरान की बात का कोई जवाब देता, अचानक सुरंग की तरफ से एक खटका सा हुआ और दूसरे लम्हे वही पायलट कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी के आसार नुमायां थे। आप लोग परेशान तो होंगे, बहरहाल वक्ती तौर पर यह इंतहाई महफूज जगह थी। आने वाले ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कमरा हमारे लिए जुएदान भी साबित हो सकता है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया, आपकी बात उस सूरत में दुरुस्त हो सकती है अगर केजीबी को इसकी इत्तला मिल जाए। जहाँ तक मेरा ख्याल है केजीबी को इत्तला नहीं मिली, वरना वो इतनी देर सफर नहीं कर सकते। पायलट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, अब काम की बातें हो जानी चाहिए, मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहरना चाहता। इमरान ने कहा, देखिए, एक्स्ट्रो के फॉरेन शोबे से मेरा ताल्लुक है, मेरा नंबर 1130 है। हमारी टीम का इंचार्ज 31 था, जिसके साथ 32 और 33 2 मेंबर काम करते थे। मुझे उनसे अलहदा रखा गया था और मैं बराह रास्त एक्स्ट्रो को जवाब दे दूँ। अलबत्ता 31 से ताउन करना मेरा काम है। 3-4 रोज के बाद एक्स्ट्रो ने मुझे हदायत की कि मैं रूसिया में ऐसे कारखाने के महल वकूफ का पता चलाऊं जहां मसनूई इंसान तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक साइंस के शोबे से है, इसलिए मैंने इस सिलसिले में खासी भाग दौड़ की और फिर मैंने उस कारखाने का पता चला लिया। ये कारखाना जोगानाश नामी कस्बे में ज़ेर ज़मीन बनाया गया है। ये कस्बा यहाँ से 100 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन मैं उसके अंदर ना जा सका और मज़ीद तफसीलात के लिए मैंने 31 को काशन दे दिया और जो कुछ मैं मालूम कर सका था उसकी इत्तला मैंने एक्स्ट्रो को दे दी। आज मुझे 31 ने इत्तला दी कि सीक्रेट सर्विस की टीम नारागान पहाड़ियों के रास्ते रूसिया में दाखिल हो रही है। उसके बाद मैं चौंकना हो गया और फिर अचानक मुझे इत्तला मिली कि केजीबी के खसूसी शोबा CSV ने 31, 32 और 33 तीनों को अचानक अगवा कर दिया है। चुनांचे मैंने आपसे राब्ता कायम किया और फिर आपने देख लिया कि मेरी मालूमात कितनी ठीक थी। अगर मैं बर वक्त आपको इस कार में छुपने के लिए न कहता तो आप केजीबी के हत्थे चढ़ जाते। बहरहाल बात की सूरत हाल आपके सामने है। मुझे एक्स्ट्रो ने यह भी हदायत की थी कि मैंने उस टीम से जिसका नाम
अली इमरान साहब है, भरपूर तामुन करना है। चुनांचे मैं हाजिर हूँ। 1130 ने अपने मुतालिक पूरी तफसील बताते हुए कहा। वो महले वकू मुझे तफसील से बताओ, मैं फौरी तौर पर उस कारखाने पर हमला करना चाहता हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। उस कारखाने पर हमला नामुमकिन है जनाब। ये कारखाना जिस कस्बे में है वो तमाम कस्बा KGB के अफराद पर मुश्तमिल है। वहाँ KGB के 4 मुख्तलिफ शोबों के बड़े दफातर मौजूद हैं और ये कस्बा मखसूस लोगों का है, जहाँ एक भी अजनबी से पहचाना जा सकता है। फिर ये कारखाना इस अंदाज में बनाया गया है कि उस पर एटम बम को एक तरफ हाइड्रोजन बम भी मार दिया जाए, तब भी उस कारखाने को कुछ नहीं हो सकता। कारखाना मुकम्मल तौर पर बम प्रूफ होने के साथ साथ इंतहाई खुफिया रखा गया है। उसके इर्द गिर्द इंतहाई एहसास किस्म के जदीद तरीन हिफाजती आलात नस्ब किए गए हैं। एक मक्खी भी उस कारखाने में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकती। एक और बात यह कि कारखाना मुकम्मल तौर पर खुदकार है। उसमें तमाम तर काम रोबोट करते हैं और उसे बाहर से सिर्फ कंट्रोल यानी चेक किया जाता है। ये मालूम नहीं हो सका कि कंट्रोलिंग पॉइंट कहाँ है, इसलिए इस कारखाने में दाखिल होना, उसे तबाह करना या उसे सबूताज करना किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं है। 1130 ने तफसील बताते हुए कहा। खूब अच्छा इंतजाम किया है। बहरहाल ये बात तो तय है कि इस कारखाने को हर कीमत पर तबाह होना है। किस तरह तबाह होना है ये बात अलबत्ता सोचने की है। अब एक ही सूरत हो सकती है कि इस कस्बे के 5 ऐसे अफराद को अगवा करके यहाँ लाया जाए जो हमारी कद्दोकामत के हों, ताकि उनके मेकअप में हम कस्बे में रहकर सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले सकें, इमरान ने कहा। बहुत खूब, आप में वाकई बेपनाह जहानत मौजूद है। ये काम आसानी से हो सकता है। इस कस्बे के करीब मेरे एक दोस्त का फार्म मौजूद है। वो दोस्त आजकल बिजनेस के सिलसिले में आस्को गया हुआ है और फार्म खाली पड़ा है, हम वहाँ आसानी से डेरा जमा सकते हैं, 1130 ने खुश होते हुए कहा। इस फार्म का महल वकू बताओ, इमरान ने पूछा और 1130 ने कागज पर यहाँ से इस फार्म तक के रास्तों और उस फार्म की मुकम्मल महल वकू तफसील से बता दिया। ओके, अब एक ही सूरत है कि हम रात होने का इंतजार करें और फिर रात को यहाँ से निकल खड़े हों। अभी रात होने में चंद घंटे बाकी हैं, इमरान ने जवाब दिया। मेरे पास KGB की जीप मौजूद है, आप रात तक यही रहें, मैं रात को जीप लेकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस जीप में हम आसानी से उस फार्म तक पहुंच जाएंगे, 1130 ने सर हिलाते हुए कहा। जीप कहाँ है, इमरान ने चौंकते हुए पूछा। फार्म के बाहर मौजूद है, 1130 ने जवाब दिया। ओह, तुमने ये क्या किया? इस तरह तो इस जीप की वजह से हमें फौरन तलाश कर दिया जाएगा, इमरान ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। मगर कैसे? उन्हें क्या मालूम, 1130 ने हैरान होते हुए कहा। मगर वो अपना फिक्रा मुकम्मल न कर सका, क्योंकि बाहर बेशुमार लोगों के कदमों की तेज आवाजें यकदम सुनाई देने लगी। यूं लगता था जैसे बेशुमार अफराद फार्म की इमारत में दाखिल हो गए हों। ये कौन है? 1130 का चेहरा यकदम दर्द पड़ गया। ये हमारा शिकार खेलने आए हैं 1130 साहब, आपने जीप बाहर खड़ी करके उन्हें मुकम्मल निशानदेही कर दी है, इमरान ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा और फिर वो तेजी से सुरंग के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। बाकी लोग भी चौंकने हो गए थे, मगर दूसरे लम्हे वो सब ठटक गया क्योंकि एक कान फाड़ धमाका हुआ और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कमरे की छत उनके सरों पर आ गिरी हो। पूरा कमरा बुरी तरह दर्द उठा था और फिर गर्द के बादल सुरंग की तरफ से कमरे में घुसते चले आए। उन्होंने बम मारकर सुरंग उड़ा दी है, इमरान ने बेख्तियार उठने वाली खांसी को हद्दुल वसा जब्त करते हुए कहा। बेपनाह गर्द की वजह से उन्हें खांसी रोकनी मुश्किल हो गई और दूसरे लम्हे कमरा कूं की आवाज़ों से गूंज उठा और चंद लम्हों बाद दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें ऐन उनके करीब सुनाई देने लगी। इस कमरे में जो कोई भी है हथियार फेंक कर बाहर निकल आए, तुम्हें चारों तरफ से घेर दिया गया है और अगर 1 मिनट के अंदर तुम लोग बाहर ना आए तो इस कमरे को बम मारकर उड़ा दिया जाएगा। अचानक सुरंग के करीब से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। कमरे का दरवाजा सुरंग के मलबे की वजह से बंद हो चुका था और कोई रास्ता भी नजर ना आ रहा था। शायद खांसी की तेज आवाजों ने उन्हें इस कमरे का महल वक्त बता दिया था। अरे भाई चीखते साहब, कमरे का एक लौता दरवाजा तो सुरंग के मलबे ने बंद कर दिया है, अब हम कहां से बाहर निकलें?
पहले दरवाजा तो खोलो, इमरान ने भी जवाब में चीख कर कहा। दरवाजे से एक तरफ हट जाओ, हम दरवाजा खोलते हैं। बाहर से आवाज सुनाई दी और फिर इस तरह की आवाजें सुनाई देने लगी जैसे बहुत से लोग मिलकर मलबा हटा रहे हों। इमरान ने पीछे हटकर तेजी से अपना थैला खोला और उसमें से एक छोटी सी मशीन बाहर निकाली जिस पर आरीनुमा दंदाने से लगे हुए थे। उसने वो मशीन कमरे के अकबी कोने के साथ वाली दीवार के साथ लगाकर मशीन का बटन ऑन कर दिया। मशीन में से जू जू की आवाजें निकलने लगी और उसमें मौजूद आरी तेजी से दीवार में घुसती चली गई। इमरान एक बड़े से दायरे में इस मशीन को घुमाता चला गया और जब उसने मशीन को बंद करके आरी को बाहर निकाला तो दीवार का एक बड़ा सा टुकड़ा एक दायरे की सूरत में कट चुका था। इमरान ने कटे हुए टुकड़े के एक कोने पर आहिस्ता से हथेली मारी तो वो टुकड़ा एक धमाके से नीचे आ गिरा, मगर दूसरी तरफ कोई रास्ता न था बल्कि नरम जमीन मौजूद थी। क्योंकि कमरा ज़ेरे जमीन बनाया गया था इसलिए जाहिर है कि दीवार के बाद भी जमीन ही निकलनी थी। चलो भाई अब तैयार हो जाओ, मैं सुरंग बनाता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने मशीन को दोबारा थैले में डाला और फिर इस बार उसने थैले में से एक पंखानुमा मशीन बाहर निकाली। ये छोटा सा पंखा था जिसके आगे एक लंबी सी राड बनी हुई थी। उसने इस मशीन को चारों तरफ से बटन दबाकर खोलना शुरू कर दिया। इस पंखे का बैरूनी कतर काफी बड़ा बन गया। इसने ये पंखा दीवार के कटे हुए हिस्से के साथ लगाया और जोर लगाकर उसका राड जमीन के अंदर कर दिया और फिर उसने पंखे की पुष्ट पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे पंखा इंतहाई तेजी से चलना शुरू हो गया और उसके साथ ही पंखे के बैरूनी कुतर जितनी जगह खुद ब खुद कट कर नीचे गिरती चली गई और पंखा खुद ब खुद आगे बढ़ता चला गया। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। इस तरह इंतहाई तेज रफ्तारी से खुद ब खुद एक सुरंग सी बनती चली गई। ये सुरंग इतनी बड़ी थी कि एक आदमी आसानी से उसमें से गुजर सकता था और फिर पंखा थोड़ी ही देर में काफी आगे बढ़ गया और नरम जमीन में एक खुदकार टनल सी बनती चली गई और इमरान और उसके साथी उस नई सुरंग में दाखिल होते चले गए। सुरंग का मलबा अभी तक हटाया जा रहा था जब इमरान और उसके साथी अब उस कमरे से काफी दूर पहुंच चुके थे। इमरान पंखे के पीछे पीछे आगे बढ़ा चला जा रहा था। जब उसके अंदाजे के मुताबिक वो 100 गज के फासले पर पहुंच गया तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर पंखे का बटन ऑफ कर दिया और सुरंग बननी बंद हो गई। इमरान ने एक झटके से पंखे को पैर खींच लिया और फिर उसने उसे टेढ़ा करके ऊपर की रुख पर नस्ब किया और दोबारा बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे पंखा तेजी से सुराख करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया और इस तरह ये सुरंग मुड़कर खुद ब खुद ऊपर को चढ़ती चली गई। चंद लम्हों बाद पंखा खुद ब खुद रुक गया और इमरान ने उसका बटन ऑफ करके पंखे को जैसे ही अंदर की तरफ खींचा बाहर से आसमान नजर आने लग गया। पंखे का राड क्योंकि जमीन से बाहर निकल गया था इसलिए वो खुद ब खुद रुक गया था। इमरान ने इंतहाई फुर्ती से पंखे के बैरूनी हिस्से को लपेटा और उसे छोटा करके पुष्ट पर लगे हुए थैले में डाल दिया और दूसरे लम्हे वो जमीन से बाहर निकल आया। ये जगह एक खेत में थी और चूंकि जवार की फसल उगी हुई थी इसलिए उनके देख लिए जाने का खतरा भी न था। चंद लम्हों बाद वो सब बारी बारी बाहर आ गए। अब वो ज़राई फार्म से 100 गज के फासले पर मौजूद थे। बाहर आते ही इमरान ने जेब से एक छोटा सा बम निकाला और कांतों से उसकी पिन खींचकर उसे उस नई टनल में फेंक दिया। सरर की तेज आवाज से ये बम सुरंग में गिरता चला गया और चंद लम्हों बाद एक हल्का सा धमाका हुआ और नई सुरंग बैठ गई। अब सुरंग खत्म हो चुकी थी। इस तरह अंदर से बाहर आने का रास्ता मजबूत हो गया था। जल्दी से निकलो, कमरे में हमें ना पाकर वो सारी जगह का घेराव कर देंगे, इमरान ने तेज लहजे में कहा और फिर वो गुरीलों के से अंदाज में कोनियों के बल रेंगते हुए तेजी से आगे बढ़ते चले गए। खेत के किनारे पर पहुंचकर वो यकदम ठठक कर रुक गए क्योंकि सामने सपाट मैदान था और इस मैदान में निकलते ही उन्हें चेक कर दिया जाता। इमरान साहब, दाएं तरफ एक जीप मौजूद है, अचानक नोमानी ने सरगोशी करते हुए कहा और उन सब की नजरें दाएं तरफ मुड़ती चली गई। वहां से थोड़े ही फासले पर एक बड़ी सी जीप मौजूद थी। चलो अब इस जीप पर कब्जा जरूरी हो गया है, इमरान ने कहा और वो सब एक बार फिर खेत में ही रेंगते हुए दाएं तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वो उस जीप के करीब पहुंच गया। जीप के अंदर कोई आदमी मौजूद न था और ना ही इर्द गिर्द कोई और नजर आ रहा था। अलबत्ता इस जीप से थोड़े से फासले पर चंद और जीपें खड़ी नजर आ रही थी। चलो बारी बारी, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे वो छलांग लगाकर खेत से निकला और स्टीयरिंग सीट पर बैठता चला गया।
थोड़ी ही देर में सब अफराद खेत से निकलकर जीप में सवार हो गए। आखिरी आदमी की जीप में सवार होते ही इमरान ने जीप स्टार्ट की और दूसरे लम्हे जीप एक झटका खाकर आगे बढ़ी। इमरान ने पूरी कुव्वत से स्टीयरिंग मोड़ा और दूसरे लम्हे जीप चक्कर काटकर फार्म की मुखालिफ समत में दौड़ती चली गई। दूसरे लम्हे उन्हें अपने पीछे कुछ लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई दी, मगर इमरान इंतहाई तेज रफ्तारी से खेतों के दरमियान मौजूद कच्ची सड़क पर जीप दौड़ाता चला गया। अभी जीप ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि इमरान ने अकबनुमा आईने में 3 जीपों को अपने ताक़ुब में आते हुए देख लिया। इमरान साहब, जीपें आ रही हैं ताक़ुब में, कैप्टन शकील ने कहा। मुझे मालूम है शकील और सफदर, तुम दूर मार्ग ग्रेनेड राइफल संभाल लो और इन जीपों को उड़ाने की कोशिश करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा और ये दोनों तेजी से हरकत में आ गए। इन दोनों ने थैलों में से ग्रेनेड राइफलों के पार्ट्स निकाले और उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद वो राइफलें तैयार हो गई और फिर वो दोनों पोजीशन में आ गए। ताक़ुब में आने वाली जीपें अब खासी करीब आ चुकी थी कि उन दोनों ने फायर खोल दिए। दूसरे लम्हे 2 खौफनाक धमाके हुए और पीछे आने वाली दोनों जीपों के परखचे उड़ गए। इन दोनों से पीछे आने वाली जीप तेजी से रास्ता काटकर इधर उधर से गुजरकर एक बार फिर इमरान की जीप के ताक़ुब में आ गई, मगर एक बार फिर ग्रेनेड राइफलों का धमाका हुआ और पीछे आने वाली जीप का भी पहली वाली जीपों जैसा हशर हुआ और इसके बाद ताक़ुब खत्म हो गया। इमरान जीप दौड़ाए दिए जा रहा था। सड़क शैतान की आंख की तरह तवील होती चली जा रही थी। ये सड़क कहाँ जाकर खत्म होगी, इमरान ने करीब बैठे हुए अलामत 30 से मुखातिब होकर कहा। ये सड़क तो उसी कस्बा में जाती है जहाँ कारखाना मौजूद है, लेकिन आगे जाकर बड़ी भारी चेकिंग चौकी मौजूद है। जरा आगे जाकर एक और सड़क बाएं तरफ निकलती है, हम उधर मुड़ जाएंगे। इस तरह चक्कर लंबा हो जाएगा, लेकिन हम चेकिंग चौकी से बच जाएंगे, अलामत 30 ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद बाएं तरफ से निकलने वाली सड़क नजर आई और इमरान ने जीप उधर ही मोड़ दी, मगर अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होगा कि अचानक उन्हें अपने सरों पर एक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी और फिर इससे पहले कि वो चौंकते उनकी जीप के इर्द गिर्द खौफनाक धमाके होने शुरू हो गए। हेलीकॉप्टर से उनकी जीप पर बमों की बारिश शुरू हो गई। इमरान ने जीप को तेजी से दाएं बाएं काटना शुरू कर दिया, मगर एक बम जीप के एंड सामने आ गिरा और इमरान ने उस बम के धमाके से बचने के लिए जैसे ही स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ा, जीप के पहियों ने जमीन छोड़ दी और जीप उलटकर कलाबाजियां खाती हुई दाएं तरफ मौजूद एक गहरे गड्ढे में गिरती चली गई और जीप में सवार सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी तेजी से घूमते हुए लड्डू पर सवार हो गए हों। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।